कि पैसे तो बन गए, ये विरासत को संभाले कैसे? अगर मैं कहूँ कि इंडिया में अगले 20 साल में मैसिव वेल्थ ट्रांसफ़र होने वाली है जी 99.9% लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ, और खाली वेल्थ नहीं छोड़ के जाते, वो झगड़े छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाते लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे ऐसे पाले हैं कि वो कभी मेरी संपत्ति के लिए लड़ेंगे ही नहीं, है ना? वो मिथ है। वो मिथ है। फिर भी वो सिबलिंग राइवलरी कहीं ना कहीं रहती है। तो डज दिस इनहेरिटेंस प्लानिंग कहीं ना कहीं वो सिबलिंग राइवलरी को भी एड्रेस कर रहा है? और ये होता तभी है जब पेरेंट्स की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अगली जनरेशन को नहीं जाता। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, ओके, इंडियन बच्चों से अच्छे बच्चे पूरी दुनिया में नहीं मिलते। एक बेटा सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है। अरे क्या बात है। पहली चीज है एक्सेस, ओके, मेरी वेल्थ तक पहुंच कैसे पाएगा कोई। दूसरा है कंट्रोल, किसके नियंत्रण में होगी। और तीसरा है ओनरशिप, किसकी होगी। आपको चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गया, आपको एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया। अब ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा? कौन इंश्योर करेगा आपको और आपके परिवार को जो उनकी लिविंग एक्सपेंसेस है वो मिलते रहे? इज विल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन कि विल से भी आगे कुछ सोच सकते हैं? विल बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल टू हैव डॉक्यूमेंट है, पर विल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डाइवोर्सेस आर मोर कॉस्टलियर देन मैरिजेस एंड काफ़ी जगह देखा है हमने कि जिन लोगों ने फैमिली ट्रस्ट बनाया है उनका डाइवोर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, बट जिन्होंने नहीं बनाया उनका बहुत बड़ा रिस्क है। ये फ्लॉ कैसे है और क्यों है? सिंगल चाइल्ड है, देयर आर चांसेस कि पिछले 20 सालों में वो पढ़ाई के लिए परदेश गया फॉरेन में और उधर ही सेटल हो गए, और नॉन इंडियन लड़की से शादी कर लिया, नॉन इंडियन लड़के से शादी कर लिया। तो अब मेरे रिश्ते की पूंजी तो दो दोस्त में, हाउ विल आई हैंडल दैट? हमें जो आज के ज़माने में जो हम एसेट्स बोलते हैं ना, तो 4 तरीके के एसेट होते हैं एक आदमी जी। एक फिजिकल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी एटसेट्रा। दूसरे फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। तीसरे डिजिटल एसेट्स, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, यूट्यूब चैनल। अब ये किसी यूट्यूब चैनल पे आप डालोगे वो थोड़े दिन में वो एसेट बन जाएगा, है ना? यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल कि मेरे पापा का वेंटिलेटर बंद कर दो, ये कहना इज वेरी टफ, वेरी टफ। और जो ये बोलेगा वो परिवार का विलेन बन जाएगा जी। बाकी लोग कहेंगे पैसे की पड़ी थी इसको, हाँ, राइट? हेलो, नमस्ते, आई एम हार्दिक नायक, फाउंडर ऑफ हार्दिक नायक ग्रुप। 2017 वी थॉट कि हम जहाँ से मेजर ऑपरेट करते हैं सूरत की एरिया से, तो काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको हम अमीर समझते हैं, बट दे आर नॉट पेपर रिच। तो समझ में ये आया कि लोगों को ऑन पेपर रिच होना है, बैलेंस शीट पर रिच होना है, चेक कैपिटल से रिच होना है। तो माई कंपनी थॉट टू लॉन्च अ कम्युनिटी विथ 100 करोड़ चेक कैपिटल. दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड द बिलियनर्स कम्युनिटी. तो वी आर वेरी हैप्पी दैट मैनी ऑफ द फैमिली एनरोल फॉर द बिलियनर्स. अब नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द पर्पज. आज हम जो शो पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका नाम है विरासत, रिश्तों की पूंजी. अब पैसा तो बन गया, अब वरना बाकी क्या है? रिश्ते बचाने हैं. और ये जो पैसा है जो बहुत बड़ा है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, उनको मल्टी जनरेशनल हम कैसे लीगेसी पास कर सके, वो मकसद से हमने ये सीरीज शुरू की है जिसका नाम है विरासत, रिश्तों की पूंजी. वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू अवर गेस्ट डॉक्टर दीपक जैन, हु इज अ authoritative face in India into estate planning, succession planning, and especially the inheritance planning. So he is representing rare talent that India possesses. Welcome Deepak ji to the show. हम काफ़ी साल से more than 32 years we have been interacting with families. तो 25 साल पहले ये समझाते थे कि अगर आपने आज इतना इन्वेस्ट किया तो आपके 200 करोड़ की वेल्थ बनेगी, 500 करोड़ की बनेगी. तो सब लोग मेरे ख्याल से वो मुकाम पे पहुंच गए हैं. अब क्वेश्चन चेंज हुआ कि पैसे तो बन गए, ये विरासत को संभाले कैसे? पैसे की एक बात है, दूसरा जो कंसर्न है फैमिली में वो है रिश्तों की पूंजी. पैसे की कैपिटल बना दी, अब रिश्तों की कैपिटल बनानी है.
आप अपने बारे में, आपको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का क्यों मोटिवेशन मिला, एंड आपके ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंसेस है जिससे हम ये विरासत जो है वो विरासत को आगे लेके जा सके, प्लीज़। तो मैंने अपना करियर सिटी बैंक में शुरू किया एज अ वेल्थ मैनेजर। फिर मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग में आ गया, राइट। तो मैंने ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी फ्लोट करी, जहाँ पर हम वेल्थ मैनेजर्स को ट्रेन करते थे और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एडवाइजर्स। जब हमने ट्रेनिंग करी, इस ट्रेनिंग का एक पार्ट इनहेरिटेंस प्लानिंग भी था, ओके। जो कि बहुत कम जिसके बारे में लोग जानते थे और उसके ऊपर काम करते थे। जब हमने वो सिखाया लोगों को, तो उन्होंने कहा चीज़ तो बहुत अच्छी है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही नहीं मिलते हमें। तो हमें लगा कि ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर मैं इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात करूं, तो ये लीगल मामला नहीं है खाली। मेरी वेल्थ है, तो ये कैसे दूसरों पे जाएगी, वो तो एक एस्पेक्ट है ही, वो लीगैलिटी है। पर इसमें फिनेंस का एंगल भी है कि म्यूचुअल फंड में ये अलाउड है, म्यूचुअल फंड में ये अलाउड नहीं है, राइट। पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, राइट। अब ये जो इंट्रिकेसीज हैं किसकी हैं? ये लॉ की नहीं है, ये फिनेंस की इंट्रिकेसीज हैं, राइट। तो फिनेंस एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट। तीसरा, टैक्स। अगर मैं 10 क्लाइंट से मिलता हूँ तो 9 उसमें टैक्स की बारे में बात करते हैं कि टैक्स का क्या होगा। एक लॉयर को शायद टैक्स के बारे में नहीं पता होगा। और जैसे आपने कहा ना, इसका जो चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूंजी है वो रिश्ते हैं, ह्यूमन डायनेमिक्स, राइट। तो ये एक इंसान बना रहा है अपनी इनहेरिटेंस, और 2 इंसान एक से नहीं हो सकते, उनकी सोच एक सी नहीं हो सकती, उनकी फैमिली एक सी नहीं हो सकती, राइट। उनकी फैमिली में आपस में रिश्ते एक से नहीं हो सकते। तो एक ऐसा इंसान चाहिए ये काम करने के लिए जिसकी इन चारों पे मास्टरी हो। बहुत बढ़िया। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये बहुत कॉमन नहीं है। पर अगर मैं कहूँ कि इंडिया में अगले 20 साल में मैसिव वेल्थ ट्रांसफ़र होने वाली है जी, क्योंकि लोगों ने पूंजी बना ली है, अब ये अगली पीढ़ी तक जाएगी ना, इस पे गाइडेंस देने वाले लोग कहाँ हैं? तो ये बहुत बड़ी कमी है, राइट। मैं बार बार लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप अपनी वेल्थ छोड़ के जाओगे या दे के जाओगे? राइट। तो छोड़ के ही तो जाना है। इन लोग छोड़ के जाते हैं, हाँ। पर जाना क्या चाहिए? दे के जाना चाहिए। Will you like to Yes, leave yes, your wealth or give your wealth? अरे क्या बात है। मतलब I would like to give it. Why leave it? डिग्निटी से दो, प्लानिंग से दो। प्लानिंग से दोगे then you give, right? 99.9% लोग छोड़ के जाते हैं, हाँ, और खाली वेल्थ नहीं छोड़ के जाते, वो झगड़े छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, राइट। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ के गए, दे के नहीं गए, हाँ, राइट। आप फर्क हो गया ना? बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो छोड़ के जाना और दे के जाना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क। रिश्तों की पूंजी ये है। यही है रिश्तों की पूंजी। और आपको छोड़ के क्या जाना चाहिए? आशीर्वाद, हाँ, या मुसीबत? हाँ, तो ऑब्वियसली आशीर्वाद। पर छोड़ के क्या जाते हैं? मुसीबत छोड़ के जाते हैं। तो ये जरूरत है, और ये जरूरत इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरे पे कितनी संपत्ति है। मेरे पे 1 करोड़ की संपत्ति है, आप पे 100 करोड़ की है। क्या मेरे बच्चों के लिए मेरे 1 करोड़ उतने ही जरूरी हैं जितने आपके बच्चों के लिए आपके 100 करोड़ हैं? तो इसका मतलब जरूरत तो हर एक की है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए उसका सोल्यूशन वो अलग बात है, अलग बात है। तो ये इसका मतलब इंडिया में कितनी वेल्थ ट्रांसफर होने वाली है, करेक्ट, राइट। तो ये स्कोप कितना बड़ा है, जरूरत कितनी बड़ी, और करने वाले हार्डली कोई लोग हैं। तो इसका मतलब इस और ये अगर आपने कर दिया तो आपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट कर दिया, अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को। करेक्ट, राइट। तो इस वजह से हमें लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर सर्विसेज भी चाहिए और ऐसे प्रोफेशनल्स भी क्रिएट करने बहुत ज़रूरी हैं जो ये इस टाइप की सलाह दे पाएँ लोगों को। करेक्ट। इसी वजह से हम इस काम को करने लगे, और ये एक सामाजिक काम है। बिल्कुल, राइट। बहुत बढ़िया। तो आपने दीपक साहब 3 चीज़ बताई कि इंडिया इज़ अनडिस्प्यूटेबली अ सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर। तो पैसा तो बनना ही है, तो पैसे की तो अभी कोई बात ही नहीं है। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा वर्ड कहा इनहेरिटेंस प्लानिंग। हमने वेल्थ प्लानिंग सुना है, इंश्योरेंस प्लानिंग सुना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इनहेरिटेंस की प्लानिंग होती है, ये सोच ही मेरे ख्याल से नहीं है। तीसरा, आपने जो पॉइंट बताया कि ये करने वाला कोई नहीं है,
तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये करने वाला न है, उसका दो वजह है. वी आर न्यू इंडिया विथ न्यू बिलियनर्स एंड मिलियनर्स. दूसरा, अब तक हम ये फैमिली ट्रस्ट, इनहेरिटेंस प्लानिंग, ये सब जो है वो हम सोचते थे ये गोरो लोगों की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े लोग हैं तभी वो कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते. तो ये कुछ वैलिडेट करोगे आप कि आपको लगता है कि ऐसी नहीं है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है. अच्छा. पर सोच ऐसी है. सोच ऐसी है. सोच ऐसी है कि मेरे पे है ही क्या. हाँ, क्यों करना है, मेरा क्या जरूरत है है ना. या मेरे लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे ऐसे पाले हैं कि वो कभी मेरी संपत्ति के लिए लड़ेंगे ही नहीं. है ना. वो मिथ है. वो मिथ है. राइट. अगर आप वो पेरेंट हो जो सोचते हो कि मेरे बच्चे मेरी संपत्ति के लिए कभी नहीं लड़ेंगे, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. जब आपके बच्चे छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, क्या वो खिलौनों के लिए लड़े? और जिन बच्चों से अपने बचपन में अपने खिलौने नहीं बांटे गए आपके सामने, आपको लगता है आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टियां बांट लेंगे? क्या बात है यार, कितनी गहरी सोच है. आप सोचो. आप सोचो, वो जो एजम्पशन ऑफ सही पीस बात है ना, हाँ. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हम मान के चलते हैं कुछ नहीं होगा. मैं कहता हूँ आप मान के चलो सब गलत होगा और उसकी प्लानिंग पहले ही करके जाओ ना. सही बात है. तो दीपक सर, ये पॉइंट जो आपने बताया, तो ये मुझे सीधा लेके चलता है एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव आपसे डिस्कस करने का, कि सब आपने बताया कि सब ने सबसे ढंग की, सबसे केयरिंग, सबसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की है. सो कॉम्प्लीमेंट टू ऑल द पेरेंट्स एंड आवर फोर फादर्स. लेकिन आपने जो बताया ना कि हम जो समझते हैं बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, की फिर भी वो सिबलिंग राइवलरी कहीं ना कहीं रहती है. तो डज दिस इनहेरिटेंस प्लानिंग कहीं ना कहीं वो सिबलिंग राइवलरी को भी एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? देखो, सिबलिंग राइवलरी रहेगी, पर उस राइवलरी को मैं फैमिली की वेल्थ के डिस्ट्रॉय होने का कारण नहीं बनने दूँ. ओके. राइट. ओके. और कहीं ना कहीं वो राइवलरी अच्छी है, वो कंपटीशन अच्छा है. ओके. इट हेल्प्स यू ग्रो. हाँ. बट बिकम पार्टनर्स इन प्रोग्रेस एंड कॉम्पिटिटर्स इन मार्केट. आप दोनों चीजें साथ भी तो कर सकते हो ना. हाँ, वो भी तो है, वो भी एक नजरिया, पर्सपेक्टिव है. राइट. या तो आप पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हो पर कॉम्पिटिटर इन लाइफ हो. राइट. मुझे अपने भाई से बेहतर करके दिखाना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना. पर मैं इसके लिए भाई की वेल्थ डिस्ट्रॉय करने लगूं, उसमें प्रॉब्लम है. राइट. और ये होता तभी है जब पेरेंट्स की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन अगली जनरेशन को नहीं जाते. एग्जैक्टली. राइट. तो वहाँ सब कंफ्यूजन होते हैं. मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारे लोगों से इनहेरिटेंस की बात करी है. ठीक है. मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ. ओके. इंडियन बच्चों से अच्छे बच्चे पूरी दुनिया में नहीं मिलते. क्या बात है. राइट. नहीं मिलते. वेरी हैप्पी टू नोट दैट. और ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप की सही बात तो मान लेते हैं, गलत भी मान जाते हैं. पर ये मानेंगे तभी जब माँ बाप अपनी ज़िंदगी में बोल के जाएंगे. अगर वो छोड़ के जाएंगे ना तो नहीं मानेंगे. तो आपको वो जो एग्रीमेंट है अपनी जिंदा रहते ही कराना है. आपको एज्यूम नहीं करना कि मेरे मरने के बाद ये अपने आप होने वाला है. नहीं होने वाला. आपने एक बेटे को कहा कि तू लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, मैं इसलिए तुझे कम संपत्ति दे रहा हूँ, ये स्ट्रगल कर रहा है, ज़्यादा दे रहा हूँ. हाँ. इसके बहुत ज़्यादा चांस है वो कम वाला मान जाएगा. लेकिन वो अगर आप करके जाओगे बिना बताए तो झगड़ा होगा ही होगा. ठीक है. तो आपकी बात से दो चीज़ मैं क्लियर समझ रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझे दुनिया छोड़ के जाना तो है ही है, तो छोड़ के जाना है कि दे के जाना है. आई थिंक ये एकदम पावरफुल बिगिनिंग है. राइट. तो मेरे ख्याल से सबको दे के ही जाना है, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. तो हम ये आज की पॉडकास्ट के जरिए वो समझेंगे. राइट. दूसरा, ये गलतफहमी आपने अच्छे से बताया कि इंडियन बच्चे बड़े अच्छे हैं, वी आर अ इमोशनल कंट्री, वी आर कल्चर्ड नेशन. तो आई थिंक एक आपने भी बहुत फैमिली से देखा होगा कि लोग ये मानने की गलती करते हैं कि मेरे को तो एक लड़का ही है, उसमें क्या सोचना, एक लड़की ही है, क्या सोचना, मेरा तो है ही कौन, मेरे पास तो पैसे ही कितने हैं जिसके लिए मैं ये सब प्लानिंग करूं. तो आई थिंक ये इस 2026 से कोई
नया सोच जरूरत लगती है आपको ये सब में? ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरा एक ही बेटा है या एक ही बच्चा है तो मेरे यहाँ झगड़े का कोई चांस ही नहीं है। हम्म। एक बेटा सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है। अरे क्या बात है। देखिए मेरे 2 बेटे हैं, मैंने आधी आधी संपत्ति दोनों में बांटी, एक लायक निकला एक नालायक निकला, मेरी 50% वेल्थ बच गई, राइट। आपका तो एक ही है, अगर वो नालायक निकल गया सारी जाने वाली है। यस यस, तो रिस्क हायर है। तो रिस्क हायर है, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। आपकी डाइवर्सिफाई नहीं हुई। हाँ तो बराबर कंसोलिडेट हो गई। आपको अपने बच्चों की वेल्थ अपने बच्चों से भी प्रोटेक्ट करनी है। यू प्रोटेक्ट वेल्थ फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम योर चाइल्ड ऑल्सो ना, राइट। तो वो तो आप ये हिंट कर रहे हो कि पहले तो हम दो हमारे दो वाला कल्चर था, अब हम दो हमारे एक का हो गया, और अब जो आने वाला टाइम है प्रोबेबली दे आर सिग्नलिंग हम दो हमारा कोई नहीं। हाँ तो वो तो और चैलेंज हो गई। तो जिन प्रोफेशनल पैसा बना रहे हैं, ईसॉप्स मिल रहा है, जिनको इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, तो उनका अगर कल कोई नहीं है तो वो क्या होगा? बात ये नहीं है उनके जाने के बाद क्या होगा, उनके जाने के बाद क्या होगा, बात ये है उनके रहते हुए क्या होगा। क्या वो बात? ज़्यादा रिस्क है। कैसे समझाइए? सपोज दोनों इनकैपेसिटेट हो गए, ओके। राइट, एक कोमा में चला गया, एक पैरालिटिक हो गया, अब उनकी वेल्थ कौन मैनेज करेगा? मेरे जाने के बाद कुछ भी हो उसका मुझे इतना असर नहीं पड़ता, ओके। है ना। चाहे मैंने कहा मेरे बाद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देना सारा, तो कहीं भी जाए, पर मेरे रहते रहते क्या मैं प्रॉब्लम झेलने को तैयार हूँ उसकी। जब भी हम इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात करते हैं 3 चीज़ें, पहली चीज़ है एक्सेस, ओके। मेरी वेल्थ तक पहुँच कैसे पाएगा कोई। दूसरा है कंट्रोल, किसके नियंत्रण में होगी। और तीसरा है ओनरशिप, ओके। किसकी होगी, राइट। अब ये तीनों सीढ़ियां पार करनी है, राइट। हस्बैंड का अकाउंट अलग है, वाइफ का अकाउंट अलग है, सिंगली ओन्ड अकाउंट से हस्बैंड कोमा में चला जाता है, वाइफ क्या उसके पैसे निकाल सकती है? तो एक्सेस की प्रॉब्लम है ना, बराबर बराबर है ना। तो ठीक है। दूसरा कंट्रोल, किसके कहने पे चल रहा है ये पैसा। हो सकता है वाइफ वाला पैसा भी हस्बैंड ही संभाल रहा हो, नाम उसके हो, संभाल वो ही रहा हो, और वो सही चला गया बात है। कोमा में, हाँ तो अब कौन बताएगा कहाँ लगेगा। सही बात है। तो 3 चीजें, एक्सेस, कंट्रोल और ओनरशिप, और हमें तीनों संभालनी है। और बहुत लोगों की ये मिथ है कि एस्टेट प्लानिंग आफ्टर डेथ है खाली, ये इनकैपेसिटेशन प्लानिंग भी है। हाँ आप कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गया, आपको एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, अब ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा? कौन इंश्योर करेगा आपको और आपके परिवार को जो उनकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मिलते रहे, राइट। तो ये खाली डेथ का मामला नहीं है, ये डेथ से पहले का कंट्रोल भी है। ओके। तो दीपक सर, मैंने आपको काफ़ी बार सुना है, आपसे इंटरेक्शन में, तो आपसे ये समझा हूँ कि जो पहले तो मैं ये गलती करता था कि मैं समझता हूँ कि मुझे विल की ज़रूरत ही क्या है, इनहेरिटेंस प्लानिंग तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, विल की भी क्या ज़रूरत है। अब मैं इतना एक्सेप्ट करने को रेडी हो गया कि चलिए एटलीस्ट विल बनाते हैं। तो आप तो ये भी बोल रहे हो कि विल इज ऑल्सो आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट, विल ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ लिमिटेशन। तो विल के ऊपर थोड़ा बताइए कि इज विल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, कि विल से भी आगे कुछ सोच सकते हैं? नहीं, विल बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल टू हैव डॉक्यूमेंट है, पर विल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जो विल बनाते हुए लोगों को ना तो अवगत कराया जाता है ना वो सोचते हैं। विल की पहली प्रॉब्लम है, दुनिया में ऐसी कोई विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज ना किया जा। हाँ, ये इम्पॉसिबल है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द विल। हाँ, वो चैलेंजेबल है हमेशा, राइट। और अगर आप कहते हो ना मैंने अपने बच्चों में बराबर वेल्थ बांट दी, तो अब चैलेंज नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, तो एक को लगता था मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, एक को लगता है कम मिलनी चाहिए, तो आप बराबर भी, मतलब चैलेंज हमेशा हो सकती है, राइट। दूसरी लिमिटेशन विल की क्या, विल में अपने बाद किसी को वेल्थ दे के जाते हो, उसके बाद जाने के बाद वेल्थ का क्या होगा ये आप कंट्रोल नहीं करते, राइट। मैंने अपनी सारी वेल्थ अपने 2 बेटों को दी, अब उनमें से कोई मैनेज कर पाए या ना कर पाए इसमें मेरा कोई दखल नहीं हो सकता, राइट। तो और कई बार मैंने कहा वो कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, विल वन टाइम प्ले। मैंने कहा मेरे बाद मेरी वाइफ को, वाइफ के बाद दोनों बच्चों में आधा आधा,
प्रॉब्लम ये, जैसी मेरे बाद मेरी वाइफ पे गई, मेरी विल ऑपरेट करना बंद कर देगी, हाँ क्योंकि बराबर है। अब किसकी विल बनेगी? अब Correct, उनकी विल चलेगी, हाँ राइट? आप समझ रहे प्रॉब्लम? जी 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 परफेक्ट। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपनी विल वाइफ को के नाम करी और उसी विल में लिखा दोनों बच्चों में आधा आधा। मेरी डेथ हो गई, अब मेरी वाइफ एक एज पे, ये हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, जेंडर की बात नहीं है, एक एज में मेरी वाइफ उनमें से एक बेटे पे डिपेंडेंट हो गई, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, फिजिकली। हाँ अब ये बेटा मेरी वाइफ को कहता है कि मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं तो कितनी छुट्टियों में बाहर नहीं गया आपकी वजह से देखभाल के लिए, तो आप मुझे इतना एक्स्ट्रा करो। क्या वाइफ कर पाएगी? अगर करेगी तो दूसरे बेटे से रिश्ता खराब, सो इट और इज इम्पैक्टिंग। हाँ नहीं करेगी तो बराबर, तो भी घर में रहना मुश्किल, घर में रहना मुश्किल। तो इधर वे यू आर इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप एंड एंड यू आर नहीं, तो आप क्या छोड़ के जा रहे हो? मैस छोड़ के जा, मेस छोड़ के जा रहे हो, मुसीबत छोड़ के जा रहे हो। ये विल की कमी है, जो कि मकसद नहीं है लेकिन हो ये जाता है, हो ये रहा है। ऑब्जेक्टिव कुछ Right? और है। एक और प्रॉब्लम है विल की, मैंने अपनी वेल्थ अपने बेटे को दे दी, राइट? अब बेटा ओनर बन गया, कल को बेटे के क्रेडिटर्स हो सकते हैं बिजनेस में, लेनदार, उसने पर्सनल गारंटी दे रखी है बिजनेस के लिए, उसका अपने स्पाउस से झगड़ा हो गया कोई, उसके एलिमनी क्लेम में वाइफ ने उस वेल्थ को मांग लिया, तो आप क्या चाहते हो कि आपकी वेल्थ आपके बाद आपकी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ पे चली जाए? हम में से कोई नहीं चाहता। हम किसको चाहते हैं? हमारे बेटे बेटियों पे ही जाए ना। तो प्रोटेक्शन नहीं देती विल, विल रिस्क को ट्रांसफर कर देती है दूसरे पे। इन सब चीज़ों से ट्रस्ट बचा सकता है, ओके। क्योंकि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की जो खूबियां हैं कि इन सब कमियों को दूर करता है जो विल के अंदर इनहेरिट है। परफेक्ट। तो सर ये एक और देखने में आया है कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने तो नॉमिनेशन कर दिया है, मुझे विल की क्या ज़रूरत? तो डज हैविंग अ नॉमिनेशन इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ओके। राइट? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो नॉमिनी है वो ओनर ऑफ एसेट्स है। मेरी एक 10 लाख रुपए की एफडी है जो मेरे नाम है, राइट। मैंने अपनी वाइफ को इसमें नॉमिनी बना रखा है, ठीक है? मेरी डेथ के बाद, सपोज ये 10 लाख रुपए की एफडी है और मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ है, मेरी डेथ के बाद बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को दे देगा क्योंकि वो नॉमिनी है। पर देगा किस लिए? रखने के लिए नहीं देगा, हाँ, बांटने के लिए। क्योंकि नॉमिनी ओनर होता ही नहीं पैसों का, नॉमिनी पर राइट टू डिस्ट्रीब्यूट है, ओन नहीं है, हाँ, तो उसको बांटना पड़ेगा। बांटते हुए उस पर दो ऑप्शन है। अगर मैंने विल बना रखी है तो विल में जिसके नाम लिखा है उसको देना पड़ेगा, he or she will have to follow that. और विल नहीं बनाई हुई तो मेरे लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा एज पर द सक्सेशन लॉ एप्लीकेबल ऑन मी। करेक्ट। सपोज मैं एक हिंदू मेल हूँ, हिंदू पुरुष हूँ, तो मेरे लीगल हेयर्स कौन है? मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। तो एक मदर है, एक वाइफ है, 2 बेटे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए हर एक के हिस्से में आएंगे, जबकि वाइफ नॉमिनी थी, राइट? जब हस्बैंड ने ये नॉमिनेशन किया, क्या वो चाहता था वाइफ को 10 लाख रुपए मिले या 2.5 लाख रुपए मिले? तो वो बराबर, वो तो 10 ही चाहता था बिल्कुल ना? बिल्कुल और बिल्कुल। मिल कितने रहे? 2.5 लाख मिल रहा है। गलती किसकी है? तो प्लानिंग की गलती है। हस्बैंड की गलती नहीं है, हाँ, दी नॉमिनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये गलती है वाइफ की। हाँ। क्यों? अगर आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखोगे, कोई और नहीं रखने वाला। सही बात। मुझे अपने हितों का रक्षा तो मुझे खुद करनी है ना। करेक्ट। मैं ये नहीं कह सकता ये मेरा काम नहीं है। इम्पैक्ट अगर मेरे पे आ रहा है तो वाइफ को हस्बैंड को कहना चाहिए था कि एक विल बनाओ जिसमें मेरे नाम करो सब। ये खाली नॉमिनेशन से कुछ नहीं होता। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो नॉमिनेशन का पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, इंडिया में 2 नॉमिनेशन ऐसे हैं जहां पे नॉमिनी ओनर बन जाता है, जो इस रूल का एक्सेप्शन है। अच्छा। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 2017 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने सेक्शन 39 को अमेंड कर दिया। ओके। राइट? और पार्लियामेंट ने वो लॉ पास कर दिया और उन्होंने इंडिया में पहली बार बेनिफिशियल नॉमिनी नाम का एक नॉमिनी इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पेरेंट, स्पाउस या चाइल्ड
मतलब आपके माता पिता, पति या पत्नी, बेटा या बेटी, इनमें से कोई भी नॉमिनी होगा तो डेथ के बाद हम उसको ओनर मांग लेंगे पैसे का, अच्छा, और उसको बांटना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल अमेंडमेंट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट, ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और सेकंड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ में भी नॉमिनी ओनर बनता है। ओके, इसके अलावा जितने प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, उसमें नॉमिनी खाली केयर टेकर और डिस्ट्रीब्यूटर ही रहे और रहेगा। ओके, तो राइट, तो नॉमिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। पर क्या इसका मतलब ये है कि नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना करना चाहिए, चाहिए। पर फॉलोड बाय अ विल। ओके, मैंने विल में क्लॉज डाला, बड़ा सिंपल, मेरे जिन जिन अकाउंट्स में मेरी वाइफ नॉमिनी है, मेरी डेथ के बाद वो ओनर बन जाएगी। ठीक बराबर। है, अब जिसमें वो नॉमिनी ओनर अपने आप बन गई, हाँ, तो नॉमिनेशन से ओनरशिप नहीं आ रही, विल ओनर जा रहे विल से आ तो रही। नॉमिनेशन फॉलोड बाय अ विल वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके। अगर आपको लगता है विल ही काफी है, या नॉमिनेशन फॉलोड बाय अ विल प्लस ट्रस्ट, वो और भी बेटर है। ओके, तो आपने दो एक्सेप्शन बताए, पीपीएफ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं एक बार वापस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बता रहे, तब हिंदुस्तान की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जरूरी नहीं वो एलआईसी है। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब एलआईसी नहीं, हाँ, जो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बस लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस, एक्ट, तो पर जनरल इंश्योरेंस नहीं है। जनरल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस only पॉलिसी, life insurance। क्योंकि जब लोग, हम इंडिया में क्या है कि वो लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, लोग एलआईसी समझते नहीं, हैं, तो LIC एलआईसी, नहीं, everybody। तो इट कुड बी एनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस। क्लेम 2017 के बाद आना चाहिए, अप टू 2007, ना, अक्टूबर 2017 है। परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा मुझे एक समझना था, आपने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव छेड़ दिया व्हील को लेके, नॉमिनेशन को लेके। अभी पिछले 10 साल में इंडिया में या ग्लोबली देखे तो डाइवोर्सीज आर मोर कॉस्टलियर देन मैरिजेस, एंड काफ़ी जगह देखा है हमने कि जिन लोगों ने फैमिली ट्रस्ट बनाया है उनका डाइवोर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बट जिन्होंने नहीं बनाया उनका बहुत बड़ा रिस्क है। ये फ्लॉ कैसे है और क्यों है? देखिए, जो लॉ कहता है कि जब आप डाइवोर्स लेते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको एलिमनी क्लेम मिलता है। ओके, राइट, लॉ में तो प्रोविजन मेंटेनेंस का है, पर और तरीकों से वो इससे ज़्यादा पैसे जरूरी चले जाते हैं। राइट, प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? मेरे से आप कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हो मेरी डाइवोर्स के केस में? जो मेरी है। ओके, राइट, अगर वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो वो डाइवोर्स का पार्ट नहीं बनती। करेक्ट। तो मैंने क्या करा, अपनी शादी से पहले या शादी के बाद एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई, उसमें अपनी प्रॉपर्टी मूव कर दी। ओके, मेरे स्पाउस से मेरा झगड़ा हुआ, राइट, वो डाइवोर्स के लिए गई, वो कहती है ये प्रॉपर्टीज इनके पास है, मैं कहता हूँ नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अब किसकी है? ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की है, हाँ, तो इंडिविजुअली सारी प्रॉपर्टी बच गई उस क्लेम से। ओके, तो वो नजरिए से ट्रस्ट प्रोटेक्शन देता है। और ये जरूरी नहीं आपके स्पाउस हो, ये आपके बच्चों के स्पाउस भी हो सकते हैं। कल कोई इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन बनेगा? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट, हाँ, तो अगर उनके नाम रहेगी तो रिस्क पे, रिस्क कंटिन्यू है, और अगर उनके पास नहीं रहेगी तो बाय डिफॉल्ट बच गया। बच गया। तो हमेशा रिस्क को बचा के चलना चाहिए, और ये एज्यूम करके चलना चाहिए बुरे से बुरा होने ही वाला है। करेक्ट, है ना? वो प्लानिंग में ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा ही होगा, प्लानिंग में तो है कि बुरा होगा, हमने पहले तैयारी करके रखी है। बिल्कुल, एग्री। तो आप बता रहे हैं कि जितना इम्पोर्टेंट ये है, तो अभी विद द इमर्जिंग इंडिया, न्यू इंडिया, देर आर द वे वी आर मूविंग, प्रोबेबली डाइवोर्स इज अ बिग रिस्क। तो उसका डाइवोर्स तक कोई इंश्योरेंस तो होता नहीं, तो वो इंश्योरेंस सिर्फ फैमिली ट्रस्ट ही बना सकता है कि अगर आपने शुरू से, क्योंकि एंड वी आर प्रोटेक्टिंग बोथ द फैमिलीज, किसी को हम ये नहीं कर रहे। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ लोगों से, जब हम छोटे थे तो इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, धीरे धीरे फैमिली क्या हो गई? न्यूक्लियर हो गया। और आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ साथ रहते हैं, तो लोग कहते हैं फैमिली अभी तक तो जॉइंट है। हाँ हमने जॉइंट की डेफिनेशन बदल डाली है, सही बात है ना? तो हम उस दौर में पहुंच रहे। तो दीपक जी, अभी नया इंडिया में और भी एक चैलेंज है कि काफ़ी फैमिलीज ऐसे हैं जिनका सिंगल चाइल्ड है। देयर आर चांसेस कि पिछले 20 सालों में वो पढ़ाई के लिए परदेश गया फॉरेन में और उधर ही सेटल हो गए,
और नॉन इंडियन लड़की से शादी कर लिया, नॉन इंडियन लड़के से शादी कर लिया, तो अब मेरे रिश्ते की पूंजी तो दो दोस्त में हुआ, तो हाउ विल आई हैंडल दैट? तो इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो है आपकी संपत्ति इंडिया में, और जिसको मिलेगी आपके बाद वो इंडिया में नहीं है। करेक्ट। तो पहला इशू है क्या वो उसको मैनेज कर पाएगा, ओके। राइट। स्पेशली रियल एस्टेट बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल एसेट शायद फिर भी मैनेज हो जाएगा। दूसरा है उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने में इंडिया में आपको पता है कितने चक्कर लगते हैं। सही बात है। तो वो वहाँ पे काम छोड़ के आके यहाँ पे करेगा ये काम, है ना। उसको 6 महीने यहाँ रहने पड़ेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है हो जाए। अगर सब कुछ सही है तो भी 6 महीने से ज़्यादा लगेंगे, राइट। तो उसको वो ट्रांसफ़र कराने में मुसीबत है। ओके। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इन सब कंट्रीज़ में टैक्स लॉ जो है ग्लोबल टैक्सेशन का है। एक यूएस सिटीजन, हाँ, ग्लोबल टैक्सेशन, हाँ, यूएस सिटीजन की प्रॉपर्टी या इनकम वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उसको यूएस में टैक्स देना पड़ता है। हाँ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी में वो टैक्स का क्रेडिट इंडिया में दिया हुआ टैक्स का क्रेडिट वहाँ मिल जाता है। करेक्ट। पर टैक्स तो लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जो एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, बाहर की कंट्रीज में एक टैक्स है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस और एस्टेट टैक्स। जब आपको विरासत में प्रॉपर्टी या मिलती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ओके। यूएस यूके यूरोप में उसका रेट है 40%। तो मैंने अपने बेटे के लिए 100 करोड़ का एक बंगला छोड़ा जुहू में, राइट। वो यूएस सिटीजन है, उसको यूएस गवर्नमेंट को 40 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे 100 में से। करेक्ट। तभी बंगला उसके नाम हो सकता है। हाँ, वरना अब उसके लिए तो आप मुसीबत छोड़ गए ना। फादर की प्रॉपर्टी है, बेचारे को इमोशनली कनेक्टेड है, बेच नहीं सकता, वहाँ पे 40 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये सब इश्यूज़ हैं, ये सब इश्यूज़ हैं जिसका सॉल्यूशन प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। राइट। माता पिता ने जिंदा रहते हुए एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट में प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर दी। अब डेथ के बाद क्या टाइटल चेंज होगा? कोई ट्रस्ट का नया ओनर बच्चा बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो ऑलरेडी ट्रस्ट के नाम है, तो उसको इंडिया आने की जरूरत नहीं है ट्रांसफ़र कराने में, राइट। मैनेज करना आसान है क्योंकि माता पिता ने क्या करा, हमारा जो सीए है ना इसका ट्रस्टी बन जाएगा, बराबर। तो वो मैनेज कर लेगा और उसको ट्रस्टी बनने के कुछ हम महीने के पैसे देने शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉम्पेंसेशन देना शुरू कर देंगे। टाइटल क्योंकि ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा बच्चे के नाम, तो इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ही नहीं है। प्रॉपर्टी किसकी है? ट्रस्ट की है, बच्चे की है ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। कल को जब बच्चा निकाल के लेके जाएगा पैसा वापस, तब देखेंगे, तब तक कुछ प्रॉब्लम तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ग्लोबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। राइट। तो आपका बताना ये है कि या तो आप एनआरआई हो या तो आपका एनी ऑफ द फैमिली मेंबर रिलेटिव इज नॉन इंडियन, आपको 2 कंट्री का लगेंगे, तो आई थिंक फैमिली ट्रस्ट इज द बेटर सॉल्यूशन। परफेक्ट। तो ये डिस्कस करते करते मुझे और एक समझ में आ रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि एन इंडिविजुअल डाइज बट HUF डजंट डाई, उसका परपेचुअल ये है, तो मुझे HUF करना चाहिए कि मुझे फैमिली ट्रस्ट करना चाहिए? पहली चीज HUF परपेचुअल नहीं होता, नहीं, 4 जनरेशन तक हो सकता है मैक्सिमम। ओके, राइट, नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद उसे फिनिश होना ही होता है, उसके बाद कंप्लीट पार्टीशन हो जाता है। अब आप पूछते हो ट्रस्ट और HUF में क्या फर्क है या क्यों? जी, HUF में एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय लॉ। ओके, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है HUF में किसका शेयर कितना होगा, हाँ, ये कौन डिफाइन करता है? लॉ करेगा। आप नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, तो आई हैव प्रैक्टिकली नो कंट्रोल, जीरो कंट्रोल। यू डिसाइड नथिंग। आपके बाद HUF का अगला कर्ता कौन बनेगा? वो भी लॉ डिसाइड करेगा। और वो एल्डेस्ट चाइल्ड बनता है, आपके स्पाउस कभी भी आपके HUF में कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि एल्डेस्ट को पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स कर्ता। और 2005 में उन्होंने कहा मैरिड डॉटर्स हैव द सेम राइट एज मैरिड सन्स। ओके, तो अगर आपकी डॉटर आपके बेटे से बड़ी है तो आपकी डेथ के बाद वो कर्ता बनेगी, बेटा नहीं बनेगा। राइट, जो कि इंडियन फैमिलीज में बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे फैमिली बिजनेस में दखल दे, बहुत अच्छा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी बेटी का हस्बैंड दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। राइट, परफेक्ट। तो ये सब इश्यूज क्या है, ये HUF छोड़ के जा रही है। और जो टैक्स एडवांटेज थी ना HUF की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। राइट, तो इज नो लॉन्गर अट्रैक्टिव, नेग्लिजिबल है। तो हम जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि भैया अपनी HUF को कंप्लीट पार्टीशन करो,
पैसे इंडिविजुअल नाम पे ले और प्राइवेट ट्रस्ट में डाल दो, अपने रूल सेट कर लो, परफेक्ट। वो बेटर है। तो हमने अब तक जो बात की, तो आप बता रहे हो विल से बेहतर फैमिली ट्रस्ट है, नॉमिनेशन से बेहतर फैमिली ट्रस्ट है, फिर एचयूएफ से बेहतर भी फैमिली ट्रस्ट है, रिश्तों की पूंजी बढ़ानी है तो अभी फैमिली ट्रस्ट है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में सबको फैमिली ट्रस्ट को कैसे बनाना है उसका समझ डेवलप करने की बड़ी जरूरत है। पर्सन लाइक अस हैव अ ग्रेटर रोल टू प्ले। राइट। नाउ ये जो पैसा जो बन रहा है वो तो बिजनेस से बन रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, मेरे बिजनेस से चल रहा है, तो बिजनेस का भी ट्रस्ट बन सकता है क्या? बिजनेस ट्रस्ट, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रस्ट। ओके, जिसमें बिजनेस ही होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ट्रस्ट बनाने का एक बड़ा रीज़न होता है प्रोटेक्ट करना, राइट, कि कल को कोई रिस्क आए तो प्रोटेक्ट करना। सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस ही है। आपकी लाइफ में जो रिस्क आएंगे कहाँ से आएंगे? बिजनेस से। बिजनेस से आएंगे। तो मुझे बिजनेस के रिस्क से अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, बिजनेस के रिस्क को कंटेन करना है। आज की डेट में भी लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। जो वर्ड लिमिटेड क्या है? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड। हाँ। पर उसमें भी जो प्रमोटर या पार्टनर है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी एक तरीके से पड़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कर रहा है। मुझे उस रिस्क को अवॉइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें बिजनेस की 100% ओनरशिप ट्रस्ट पे। ओके। तो ट्रस्ट इज द प्रमोटर, ओके, नॉट द इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल इज द बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए बनाया गया। इंडिविजुअल इज द कंट्रोलर, ट्रस्टी इंडिविजुअल है, और ट्रस्ट पे पावर है डायरेक्टर अपॉइंट करने की। तो मैं ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट कर सकता हूँ। नहीं, हम कई परिवारों में देखते हैं कि 3 बेटे हैं, 2 बिजनेस में लगे हुए हैं, तीसरा बिजनेस से अलग कोई अपना काम कर रहा है। ओनरशिप फादर की है या मदर की है। अब फादर की डेथ के बाद क्या होगा? तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। बराबर। अब ये जो नॉन वर्किंग बच्चा है, इसको ओनरशिप तो मिल गई, करेक्ट, वो डिफॉल्ट। हाँ। और बिजनेस ये करता नहीं है, तो उसको कंपेंसेट कैसे करूं और कैसे बचाऊं कि ये इंटरफेयर ना करे बिजनेस चलने में? अब 1/3 का ओनर तो है ना वो, राइट। तो वो इंटरफेयर पक्का करेगा, और करेगा तो क्या होगा? हाँ, झगड़े तो झगड़ा होंगे, होगा, प्रॉब्लम होंगी, राइट। फिर अच्छा, एक और प्रॉब्लम, 1/3 ईच कहना बड़ा आसान है। वो 2 बच्चे कहेंगे जब हमने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया ना, ये बिजनेस एक्स था, हाँ, तो आज वैल्यूएशन, आज हमने x⁴ किया, इसको x⁴ का 1/3 क्यों मिल रहा है? हाँ, इसको x का 1/3 दो ना। अब ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कहाँ से क्या करना, कहाँ कब से क्या करना? ये सब इश्यूज हैं जो अच्छी इनहेरिटेंस प्लानिंग आपको उसको सॉल्यूशन क्रिएट करती है। हाँ, कि भाई पेरेंट्स फैमिली ने मिल के तय किया, भाई हमारा ये सिस्टम है जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन रहे, और फ्यूचर में फैमिली की वेल्थ क्रिएट हो। राइट। तो मतलब आपकी एक संपत्ति होती है पारिवारिक संपत्ति, एक होती है निजी संपत्ति, और इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। करेक्ट। कि ये मेरी फ्यूचर जनरेशंस के लिए है, ये मेरी पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो मैं फ्यूचर जनरेशंस की जो संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, इंडिविजुअल में मैं फ्रीडम देता हूँ। राइट। तो बिजनेस का ट्रस्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है। अब आप गुजरात देखो, महाराष्ट्र देखो, राजस्थान देखो, पूरा इंडिया, तो आई थिंक इंडिया में बहुत से बिजनेसेस, मोर देन 85% आई वुड से दे आर फैमिली मैनेज बिजनेस, या इफ़ नॉट फैमिली, सेकंड जनरेशन से आने से एसएमई ओनर्स जो है उनका भी वो फैमिली बिजनेस ही वो बनने वाला है। तो जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट इज गवर्न बाय ट्रस्ट डीड, कंपनीज आर गवर्न बाय कंपनी लॉ, अ नेशन इज ड्रिवन बाय इज कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिली का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हाउ डू वी मेक दोस फैमिली मैनुअल्स, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन? तो फैमिली चार्टर बनाते हैं, ओके, और वो लीगली एनफोर्सेबल होता है। अच्छा। फैमिली चार्टर मतलब आपकी फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक है ना। जैसे आपने फैमिली में कहा कि कोई भी व्यक्ति फैमिली में पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, तो मैंने एक फैमिली के लिए फैमिली चार्टर बनाया। उन्होंने एक रूल बनाया कि हमारी फैमिली में किसी भी व्यक्ति के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो भी एसेट बनेंगे वो फैमिली के बनेंगे और फैमिली के नाम ही बनेंगे। तो मैंने उन जेंटलमैन से पूछा, यार ये तो बड़ा अजीब सा लॉ है, मुझे तो बात समझ में नहीं आई यहाँ पे।
वो कहते हैं जैसे ही पर्सनल प्रॉपर्टियाँ बननी शुरू होती हैं आपस में कंपटीशन हो जाता है और बिजनेस में हेराफेरी शुरू होती है। हाँ, तो उधर से एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू तो उन्होंने होता है। कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए महीना आपको मिलेगा फैमिली में, ये खर्च करना है, सेव करना ही नहीं तुम्हें। बराबर है, बराबर है, व्हाट अ फैंटास्टिक है। राइट, और जो बाकी बचा हुआ है, हम उससे वो लेंगे। बनाएंगे, जैसे कि सब कुछ परिवार का है, खर्चा तुम्हारा अपना है। हाँ, क्योंकि जो भी झगड़े हो सकते हैं वो खर्चे से ही होते हैं। राइट, तो उन्होंने वो रूल बना दिया। राइट, और जैसे रूल है कि हमारी फैमिली में हर बच्चा जब वो 10 साल का होगा तब से वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चलाएगा या उसको उसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, वो कहते हैं देने से जो आप सीखते हो ना वो खर्च करने से नहीं सीखते। क्या बात है ना, आपने दिया समाज के लिए काम, गिवर्स गेट। गिवर्स गेट ना, तो वो हम वो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि आप जैसे 10 साल के होंगे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा और आपको उस एसेट को बचा के रखना है पर उसकी इनकम को समाज के कार्य में लगाना है। और आप देखो क्या करना चाहते हो। तो मैंने उसको बिजनेस में नहीं ट्रेन किया, मैंने चैरिटी चला के उसे ट्रेन किया है कि दुनिया देखो। राइट, तो मैंने ये रूल्स बनाए, जैसे एक फैमिली में गए, उन्होंने कहा सोशल मीडिया में आप खाली ट्विटर पे हो सकते हो, आप फेसबुक वगैरह और किसी पे हैंडल पे हो नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैमिली की एक आप रिप्रेजेंट करते हो फैमिली की, और हम चाहते हैं कि आपकी पब्लिक इमेज हमेशा ऐसी रहे जिससे कि फैमिली पे कभी बुरा नाम ना आए। तो उन्होंने उसके रूल्स बना दिए पूरे कि सोशल मीडिया पे ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अच्छा, तो फैमिली मैनुअल है। एक फैमिली ने, बहुत सारी फैमिलीज ये रूल बनाती हैं कि हमारे 2 बच्चे कभी भी सेम एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं करेंगे किसी हालत में भी। करेक्ट, है ना, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है। राइट। अब ये रूल्स हैं, अब ये रूल्स को इन्फोर्स कैसे करेंगे? तो उसके लिए चार्टर, उसमें चार्टर बनेगा और वो ट्रस्ट का पार्ट बन जाएगा। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा उसको चार्टर पढ़ के सुनाया जाएगा, क्योंकि तुम इसे एग्री करते हो तो ट्रस्ट का पार्ट बनोगे। अच्छा, और ट्रस्ट का पार्ट बनोगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे, नहीं बनोगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इट्स लीगली एनफोर्सेबल। और उसकी ओवरसी मतलब कमेटी वगैरह फैमिली में बन गई और वो देखते हैं उसे कि भाई आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, आपने वायलेट किया तो ये होगा, नहीं किया तो ये होगा, उस तरीके के। तो फैमिली रूल बुक है और फैमिली के रूल्स होने चाहिए। हाँ, तो आप बता रहे हो कि यस, फैमिली के रूल्स होने चाहिए, चार्टर बन सकता है, लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल चार्टर जो बनेगा वो एनफोर्सेबल है। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको कि ये हमारा फैमिली ऐसे, तो रिश्तों की पूंजी जो हमको मल्टी जनरेशनल बढ़ानी है तो वो हो पाएगा। अभी इसमें और एक चीज़ ये थी कि जैसे हमने एक सेंसिटिव पॉइंट टच किया, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैक्ट इज़ कि जैसे सिबलिंग राइवलरी एक कंपोनेंट है, वैसे बिजनेस में एसएमई ओनर्स हूँ मैं या मैं एफएमबी, कोई भी एंगल से आप देखो तो आइदर आई एम डूइंग बिजनेस विथ पार्टनर, तो देयर इज़ अ कंपटीशन विद इन फैमिली, और मैं अपने भाई या बहन के साथ कर रहा हूँ या मी एंड माई फादर डूइंग, तो कोई भी रिश्तों में एक कंपैरिजन होने वाली है। तो वो बोलते हैं ना कि दी झगड़ा ऑफ बॉर्डरूम कम फ्रॉम बेडरूम। तो हाउ डू वी हैंडल दैट? ये फैमिली चार्टर उसमें कुछ हेल्प कर सकता है? हाँ, तो आप स्पाउसेस का क्या रोल होगा फैमिली में आप डिफाइन कर सकते। ओके, स्पाउसेस का क्या रोल होगा फैमिली बिजनेस में आप डिफाइन कर सकते। ओके, देखिए हारिक जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके जो स्पाउस है ना या आपके बच्चों के स्पाउस हैं, वो 50% ह्यूमन कैपिटल है फैमिली की। सही बात है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो है ना, ठीक है। उनकी एग्रीमेंट के बिना कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना ही है। राइट, तो उनको इन्वॉल्व करना है, पर जो फैमिली के वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है। राइट, तो जो बैलेंस है ना वो क्रिएट करना है हमें। राइट, तो आप फ्रीडम दो, उनको इन्वॉल्व करो फैमिली गवर्नेंस में, पर उसको साथ में रूल्स बनाओ कि यहाँ तक आपकी पावर है करने की, यहाँ से पावर नहीं है। राइट, तो हम वो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो रोल्स ऑफ स्पाउसेस, चिल्ड्रन स्पाउसेस, उस तरीके से। ओके। अब हमने एक्सपीरियंस से बहुत बड़े बिजनेसेस में देखा है कि यूजुअली जब इंश्योरेंस प्लानिंग की डिस्कशन करते हैं तो बड़े आदमी, बड़े फैमिली, मेरा तो क्या रिस्क, मेरा तो कोई लायबिलिटीज़ है नहीं, मेरे पास तो काफ़ी पैसा है, वाई शुड आई
look at insurance policy, why should I explore insurance, I hate insurance agents. तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ, 2004 आई वेंट टू USA टू अटेंड द MDRT कॉन्फ्रेंस, $1 मिलियन राउंड टेबल. तो वहाँ मैं समझा कि ये लोग जो इंश्योरेंस का डिस्कशन करते हैं, वो इंश्योरेंस नॉट एज अ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस एज अ एस्टेट प्लानिंग टूल. तो इंडिया में तो ये कुछ है ही नहीं. तो इसके बारे में आप थोड़ा समझाइए कि कोई करता है क्या, करना चाहिए क्या, कैसे कर सकते हैं. मजे की बात क्या है, इनहेरिटेंस प्लानिंग इज आफ्टर डेथ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज ऑल्सो आफ्टर डेथ प्रोडक्ट. वेरी नाइस. ठीक है, तो दोनों आफ्टर डेथ पे काम आने वाले हैं. अगर मैं दोनों को मैरी कर दूं, जोड़ दूं, तो मैं एक तीसरा सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूं जो कि बहुत पावरफुल है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. जी प्लीज. मैंने एक 10 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया, और ये लिया इसलिए कि इस पैसे से मैं अपने बच्चे का बिजनेस सेट करा दूंगा अगर मुझे कुछ हो गया. ठीक है, मेरी डेथ हो गई, अब ये 10 करोड़ या तो बच्चे को मिलेंगे या बच्चे के गार्डियन को मिलेंगे. इस बात की क्या गारंटी है कि ये 10 करोड़ उसके बिजनेस सेटअप में ही लगेगा? हाँ, है गारंटी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कोई तो क्या आपका काम केवल देना है, या देने के बाद उसके बाद साथ क्या होगा वो कंट्रोल करना भी है? अब इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ. मैंने यही इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैं ही लाइफ एश्योर्ड हूँ, राइट, और मैंने ये पॉलिसी असाइन कर दी एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में. असाइनमेंट पॉसिबल है. ओके. अब ओनर कौन बन गया? ट्रस्ट में लिखा ये जो 10 करोड़ रुपया है ना, ये मेरे बेटे की 25 साल की एज तक इन्वेस्ट होगा. ऐसे 25 की एज में उसका 50% उसको दे देना पहला बिजनेस सेट करने के लिए. ये बिजनेस फेल हो जाए तो 45 में एक बार और दे देना. ओके. अब 2 स्टार्टअप के मैंने पैसे छोड़ दिए. अब मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, गारंटी कर रहा हूँ. करेक्ट. मैं गारंटी कर रहा हूँ ना कि मेरे क्लेम का पैसा अब यहीं पे लगेगा, राइट. ये पहला फायदा है. बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में, जैसे आपने कहा, बिजनेस करते हैं, राइट. अब पार्टनरशिप में बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि दोनों में से एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो जिस डेड पार्टनर है उसके बच्चे और स्पाउस नए ओनर बन जाएंगे. तो वो मैं और मेरा पार्टनर बिजनेस करता है, साथ में हम दोनों की 50% की ओनरशिप है. राइट राइट. मैंने एक पार्ट बिजनेस का संभाल रखा है, एक पार्ट उसने संभाल रखा है. ऐसी पार्टनरशिप चलती है. मेरी डेथ हो जाती है, मेरे बच्चे और वाइफ नए ओनर बन गए. बराबर. क्या उनमें वही स्किल होंगी जो मेरे अंदर थी? बिल्कुल नहीं. राइट. क्या उनकी उतनी ही पटेगी मेरे पार्टनर से जैसी मेरी पटती है? नहीं ना. बिल्कुल. और इससे क्या होगा? झगड़ा होगा. झगड़ा नहीं होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा. बिजनेस खत्म हो जाएगा. हाँ बिल्कुल. अगले 4-5 साल में ये बिजनेस जाने ही वाला है. नुकसान बहुत बड़ा रिस्क है. नुकसान किसका है? फैमिली का. नहीं, दोनों का. दोनों का. हाँ, पूरे सबको मिला के. मेरा भी है, मेरे पार्टनर का भी है. हमने क्या करा? बिजनेस वैल्यू प्रोटेक्शन ट्रस्ट बना ली, जिसमें हमने एक एग्रीमेंट किया आपस में कि हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है, हमारे लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर है उसका 15 टाइम्स है. मेरा आज का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का, 750 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई. और उसमें हमने प्रोविजन डाला कि मेरी डेथ के बाद जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो इतना पैसा दे देगा फैमिली को, और शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे सर्वाइविंग पार्टनर को. और इसकी फंडिंग हम कैसे करेंगे? हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे. ओके. जो कि उतने अमाउंट की होगी जितने का फैमिली के वैल्यू में रेशियो है. जी जी. अब इससे इंश्योर क्या हो रहा है? इससे इंश्योर सबसे पहले ये हो रहा है कि मेरे बच्चों को 350 करोड़ रुपए मिला. गोल अचीव होगा. हाँ, राइट. जो कि नहीं मिलेगा, वो 350 जीरो ही होने वाला था. राइट. तो आपने इंश्योर कर लिया. और दूसरे पार्टनर को बिजनेस मिला चलाने को. नुकसान किसी का भी नहीं है. एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बनता है. बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशंस हम इंश्योरेंस को यूज करके करना. जैसे मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा था कि मेरे पे 100 करोड़ की वेल्थ है. हाँ. 2 बच्चे हैं. एक तरीका तो है मैं दोनों को 50-50 देके जाऊं. एक तरीका ये भी तो है दोनों को 100-100 देके जाऊं. अब झगड़ा ही क्या है? बराबर है. वो बाकी 100 कहाँ से आएगा? वो इंश्योरेंस से आएगा. सही बात है. वेरी इंटरेस्टिंग. दीपक जी, और एक अब जब इतनी डेप्थ में हम लोग फैमिली ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बिकॉज द सब्जेक्ट इज न्यू, तो लोगों को लगता है बड़ा महंगा होगा.
ये सर्विस एंगेज करना बहुत बड़ा महंगा होगा, 1 करोड़ लगता होगा, 5 करोड़ खर्चा लगता होगा। तो मैं फीस की इंडिकेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इज इट एक्सपेंसिव टू फॉर्म अ फैमिली ट्रस्ट और अ बिजनेस ट्रस्ट? तो मैंने ना अभी अपने डॉक्टर पे गया, राइट, तो मैं मुझे बहुत सारे लोग ना ये वेट लॉस की दवाई लेते हैं, हाँ, हाँ। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, कहते हैं ओवरवेट के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते? हाँ, अगर दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं तो हाँ, मोटापे के भी तो साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जी। आपने कहा एस्टेट प्लानिंग की कॉस्ट है, हाँ, एस्टेट प्लानिंग ना करने की क्या कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है? वो बताओ। बराबर, तो निग्लिजिबल कॉस्ट में हो नेग्लिजिबल सकता है। कॉस्ट में हो सकता है ना, दवाई का खर्चा तो है ही नहीं कुछ। तो इट इज अबाउट माइंडसेट, नॉट अबाउट द कॉस्ट। राइट, इट्स एक्चुअली अबाउट द माइंडसेट। यू सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट डूइंग इट। अगर सपोज आपकी डेथ हो जाती है बिना इनहेरिटेंस प्लानिंग करे हुए, और उसकी वजह से आपकी फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अब इसके रिस्क समझ आता हूँ जी। पहला रिस्क क्या है, आपके बच्चों की सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। वो क्या थी? सिबलिंग्स में आपस में प्यार, रिश्ता, परफेक्ट। है ना। आज के ज़माने में बच्चे ही 1-2 होते हैं, हाँ हाँ, राइट, और उनमें ही झगड़ा करा गए तो बच्चा तो अकेला मतलब हो गया। क्या? अकेला ही हो गया ना आपका बच्चा, तो बिल्कुल बाकी बिल्कुल तो सब रिश्ते वैसे हैं। बिल्कुल। खून का तो ये एक ही था ना, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो टाइम आपको आपके बच्चे को अपनी वेल्थ क्रिएट करने में देना था, वो आपकी वेल्थ के झगड़े में लगा रहा है। बराबर है, तो वो क्या वो बन पाएगा लाइफ में जो वो बनना था? बराबर है। राइट। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट न करने का, ना करने की न कॉस्ट करने की कॉस्ट है। ना। और मैं अगर कहता हूँ कि चलो 5-10 लाख रुपए में सब सलट जाता है, जिससे कि फ्यूचर में झगड़ा ना हो, और उस वेल्थ का क्या होगा जो झगड़े में चले जाते हैं? किस पे जाने वाली है वो 33 to 40% लॉयर और कोर्ट में जाने वाली है। हाँ, झगड़े में चले जाएगा और पैसा तो हाथ में रहेगा, आएगा नहीं आएगा। राइट। तो और वो डिले, आज मेरे पे 50 करोड़ है, मैं अपनी मेहनत से उसे 500 करता हूँ, वो मिले ही 10 साल बाद, बराबर है। तो वो लॉस नहीं है। तो लॉस असल में किस चीज़ का है? नॉट प्लानिंग, नॉट प्लानिंग का लॉस है। परफेक्ट। दूसरा एक फॉलोअप इसके ऊपर क्वेश्चन कि काफ़ी फैमिली में लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज है, या तो उनको बाय चॉइस विड्रॉ होने, प्रोफेशनल्स काफ़ी डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो गुडविल बना के 30 साल में बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर उनको जब वैल्यूएशन तो कुछ होती नहीं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी एग्जिट प्लान। तो जिन लोगों को इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स है, तो उनको कैसे बिजनेस का कोई फायदा मिल सके अपनी गुडविल का थ्रू सच ट्रस्ट स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? हाँ, मैं ट्रस्ट में एक फेस होता है और एक वर्कर होता है। एक फेस और एक वर्कर, हाँ, राइट। तो मैं फेस उस व्यक्ति को बना सकता हूँ, वर्कर यंगर जनरेशन को बना सकता हूँ, ओके, जो कि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ हाँ आप बड़ी लॉ फर्म्स में जाओगे, हाँ तो आपको क्या डील वही करता है जो ओनर है, हाँ, ओनर तो फेस ही है। फेस ही है खाली। तो वो स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं कि फेस वो रहे, और उस फेस की हम उसको वैल्यूएशन गिरा सकते हैं। अच्छा, कि भाई जो पार्टनर है 100 रुपये आए, उसमें से 10 रुपये इस व्यक्ति को इस बात के लेगा क्योंकि फेस इसका यूज हो रहा है। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी आपने। राइट। तो हम वो आप कहते हो ना, आपकी जिंदगी भर की कमाई क्या है? जी जी जी, ओनली अपना भाई, चेहरा। अगर मैं 70 साल या 50 साल इनहेरिटेंस प्लानिंग में काम करता हूँ, और मैंने ये पॉडकास्ट करके किताबें लिख के एक नाम बनाया है, मेरे बच्चे को इसका फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मेरी ब्रांड इक्विटी है ना। हाँ। वो ट्रांसफर करना पॉसिबल है बाय क्रिएटिंग अ गुड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए तो ये परफेक्ट हो गया। अभी समझिए कि 2 पार्टनर्स है, या फादर एंड सन है, या कोई और भी रिलेशनशिप पे, फैमिली से मल्टी जनरेशनल, तो इंडिया में ये देखा गया है कि लोग का एग्जिट प्लान लीगल बन नहीं रहा है। तो एग्जिट प्लान में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो एग्जिट प्लान का मतलब है कि व्हेन दे वांट टू लीव बिजनेस, हाँ हाँ हाँ, तो एग्जिट प्लान के रूल्स ट्रस्ट में डाल दो। सो ट्रस्ट अगेन इज द राइट। और उसमें एग्जिट प्लान कई तरीके से बन सकता है। जैसे मैं एक ट्रस्ट बनाता हूँ, उसमें राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल डाल देता हूँ। ओके, मेरा एक बिजनेस है, 100 रुपये 100 मेरे पास है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मतलब 1/3 ईच जाने वाला है। राइट। अब मैंने ट्रस्ट में एक रूल डाला, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ओके, जिस भी बच्चे को कैश आउट खोना है, उसको पहले अपने भाइयों को ऑफर करना पड़ेगा कि तुम खरीदो। परफेक्ट। तो इंटरनल कोई झगड़ा होगा ही नहीं। राइट। या उसमें टैग अलोंग क्लॉज डाल दिया, अगर भाई से कहता हूँ भाई तू अपना 1/3 किसी बाहर वाले को बेच रहा है ना, मेरा भी साथ बेच, नहीं तो नहीं बिकेगा।
राइट। तो इस तरीके के हम उसको रूल्स बना सकते हैं, एग्जिट के रूल्स बना सकते हैं। ये फैमिली को जाएगा तो 20% लेस पे जाएगा, बाहर वाले को 20% ऊपर जाएगा। तो वो सब रूल्स हम बना सकते हैं ना। राइट। अब दीपक जी, और एक क्वेश्चन था कि कल तक तो हम दो ही बात कर रहे थे, डिजिटल एसेट, फिजिकल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट। अब डिजिटल एसेट भी बड़ी ये बन गई, तो डिजिटल एसेट को मैं कैसे संभालूं? हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ द डिजिटल अब एसेट? हार्दिक जी, सपोज आपने एक विल बनाई और आपने अपने बेटे और बेटी में अपने फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स बताई, ठीक है, बिजनेस बेटे को दोगे। सपोज आपका मोबाइल फोन आपकी बेटी के हाथ आ गया, अब क्या होगा? उसको डेटा चला गया और नया बिजनेस उसके पास ही आने वाला है। हाँ, क्योंकि वो डिजिटल एसेट वो है, आपकी ईमेल आईडी उन पे चली गई। हाँ, राइट। तो हमें जब आज के ज़माने में जब हम एसेट्स बोलते हैं ना, तो 4 तरीके के एसेट्स होते हैं एक आदमी जी। एक फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। तीसरे डिजिटल एसेट्स, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, यूट्यूब चैनल। अब ये किसी यूट्यूब चैनल पे आप डालोगे, वो थोड़े दिन में वो एसेट बन जाएगा, है ना। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल। और कुछ एग्जॉटिक वाले भी हैं जो लोग नहीं सोचते, जैसे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन। हाँ, वो सब भी तो एसेट हुई ना। वो एसेट्स हैं या नहीं? जी, अनएनकैश्ड है ना, और इनकैशेबल है। राइट। फिर होंगे इनटेंजिबल एसेट, जिनको हम टच नहीं कर सकते। आपका ट्रेडमार्क, आपका लोगो, हाँ, है ना, तो वो भी एसेट है। क्लाइंट डाटा, बिल्कुल, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। वो सारे एसेट्स हैं। और जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है ना, ये एसेट्स मेडिकल तरफ जा रहे हैं। ओके, राइट। मैं आपको एक एसेट बताता हूँ जो लोग उसे कहते हैं टिश्यू ऑन आइस। हाँ, राइट। तो आपका जब बच्चा पैदा हुआ, आपने क्या करा, उसके स्टेम सेल 99 साल के लिए फ्रीज करा दिए। बिल्कुल, ये एसेट नहीं है? हाँ, बिल्कुल है नहीं एसेट। हाँ, तो वो उसका डेटा कहाँ से मिलेगा? उसको और प्रोटेक्ट नहीं, वो कैसे किसका करें? है? हाँ, वो फैमिली का है। अब 2 बेटे हैं, दोनों को जरूरत पड़ गई हाँ, स्टेम सेल की। हाँ, किसका है? यूज कौन करेगा? तो वो ट्रस्ट डिसाइड करेगा, वो विल डिसाइड करेगी, विल या करेगा। ट्रस्ट डिसाइड करेगी। तो आपके पास क्या है, ये भी ज्यादातर लोग नहीं जानते मेरे पे है क्या क्या। सही बात है। राइट। तो उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे बताओ मेरे पे क्या क्या है। नहीं तो हमारे जितने फैमिलीज से हमें इंटरेक्ट करते हैं, तो आपने जो बताया कि लोगों को मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पता है, गौतम अदानी की नेटवर्थ पता है, सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ पता है, लेकिन अपने खुद की नेटवर्थ पता नहीं है किसी को। एंड वी स्ट्रांगली एडवोकेट कि लोगों को अपनी नेटवर्थ पता होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। राइट। दूसरा, दीपक जी, मुझे ये पूछना था कि आप बड़े इससे लेटर ऑफ गार्डियन के बारे में आप एडवाइस करते हैं, तो एक्सप्लेन कीजिए लेटर ऑफ गार्डियन क्या होता हम में है? से बहुत सारे लोगों के बच्चे माइनर हैं, राइट, नाबालिग हैं। जी। प्रॉब्लम क्या है, अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाए, हस्बैंड और वाइफ की, और बच्चा माइनर है, तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? हम पैसों की बात ही नहीं करते। जी, रिश्तों की बात करते हैं। नहीं, किसके पास लीगल अधिकार होगा कि इस बच्चे को अपने पास रखे लीगली और पाल पोस के बड़ा कर दे 18 साल या 21 साल की एज तक। राइट। लोग सोचते हैं ये या तो हमारे माता पिता को मिल जाएगी, या बच्चे के नाना नानी को मिल जाएगी, दादा दादी को मिल जाएगी, जो कि गलत है। जो हिंदू या इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अनुसार केवल 3 टाइप के गार्डियन होते हैं, अभिभावक होते हैं। पहले है नेचुरल गार्डियन। जी। पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे का कोई नेचुरल गार्डियन होता ही नहीं। ओके। राइट। और पेरेंट्स में भी फादर फर्स्ट गार्डियन होता है, मदर सेकंड गार्डियन होती है, इसीलिए फादर्स नेम आता है आपका हर जगह। पेरेंट्स के ना रहने पर समाज गार्डियन बन जाता है बच्चे का। वो कैसे? और समाज को डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। ओके। तो पेरेंट्स की डेथ हो गई, सो सोसाइटी बिकम्स द गार्डियन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो लॉ है। तो हाँ, तो एनफोर्स करेगा डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा ये बच्चा किसके पास रहेगा मेजर होने तक। अच्छा। अब ये जज किसको चूज करेगा, इस पे क्या आपकी कोई वो है? वी हैव नो कंट्रोल। बट विल यू लाइक टू हैव अ कंट्रोल? यस। क्योंकि जजेस इंडिया में प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ओवर इंडिविजुअल। अच्छा। वो कहते हैं संस्था को बच्चा देना बेटर है, इंडिविजुअल को देने में रिस्क है। क्योंकि संस्थाओं में क्या है, प्रोसेस है, सिस्टम है। जी, जिसको जज मॉनिटर कर सकता है।
है ना, वहाँ वीकली रिपोर्ट आती होगी, ये आता होगा, बहुत सारी चीजें आती है, एसओपीज है उसके, एसओपी बने हुए, घर में तो नहीं बने हुए। राइट। दूसरी प्रॉब्लम जज को क्या डर लगता है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो जिसको कस्टडी दी है इसको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, बरोबर, तो उसको ये डर भी लगता है ये बच्चे साथ गलत करेंगे। करेक्ट, राइट। आपने वो पिक्चर देखी है ना, सीता गीता एंड ऑल, उसमें हाँ, वही होता है ना, हाँ, बराबर, बिल्कुल, वही हुआ है ना। अब इससे हम बचना चाहते हैं, इसके लिए भी लॉ में प्रोविजन है एक तीसरे टाइप के गार्डियन का, ओके, इसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री, तो हर पेरेंट पे ये पावर है कि अपने बच्चे का गार्डियन अपने जिंदा रहते अपॉइंट कर दे, ओके, और उसको करने का तरीका है लेटर ऑफ गार्डियनशिप। लेटर ऑफ गार्डियन, तो सिंपल एक लेटर लिख के, एक आप समझिए एक तरीके की विल बनानी है कस्टडी की अपने बच्चे की। अच्छा, ये विल ही है कस्टडी की बच्चे की। इसने लिखा मैं सो एंड सो, मेरी वाइफ सो एंड सो, अगर हम दोनों की डेथ हो जाए जब हमारा बच्चा माइनर है तो हमारे बच्चे की कस्टडी इस व्यक्ति को दे, हाँ। और ये व्यक्ति अगर इस लेने को तैयार ना हो तो इसको दे देना। दो नाम लिख दिए, तो वो रजिस्टर करना जरूरी है, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा विद द लोकल अथॉरिटीज, विद सब रजिस्टर ऑफ। सब रजिस्टर। तो आपने ये बताया जैसे वो विल न होने के वजह से जो परेशानी आती है वो प्रोबेट लेने की, तो सिमिलरली ऐसे ही अगर ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप है तो किसी को, कोई फैमिली को कोई और तो रिस्क नहीं हो सकता। राइट राइट, परफेक्ट। दूसरा मैंने आपसे काफी टाइम सुना है वो एक लिविंग विल की आप बात करते हैं, व्हाट इज दैट? तो ये एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग है, ओके, है ना। मैं मतलब आई एम सॉरी, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ, मेरा काम ऐसा है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिचुएशन देता हूँ। सपोज आप वेंटिलेटर पे हो, ओके, 10 दिन से ज़्यादा, जी, ऑलरेडी ब्रेन डेड हो, ओके, 5% से कम चांस है आप रिवाइव होगे, राइट। अब इसमें रिस्क क्या है, और डॉक्टर्स क्यों आपको जिंदा रखे हुए? फॉर देयर बेनिफिट्स। नहीं, पहला रीजन है वो उनको लीगल ऑब्लिगेशन है, करेक्ट, ही कैन नॉट, हाँ, ही कैन नॉट। सेकंड है उनमें से कुछ सोचते हैं भाई हमारे तो पैसे बन रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क ये है कि यू आर इन लॉट ऑफ पेन। आपने देखा टर्मिनली इल पेशेंट जी जी, कहाँ ट्यूब डालते हैं, सही बात है, उसे देख के दर्द होता है दूर से, पास जाके तो देखने की हिम्मत भी नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, राइट। ये पहला रिस्क है, और पेन किस लिए, वो तो ऑलरेडी डेड है, जी, राइट। दूसरा रिस्क क्या है, उसकी वेल्थ स्लोली किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे जाने वाली है। बराबर, एक दिन का जिंदा रहने का 5-7 लाख रुपए लगता है ना। आप 30 दिन जिंदा रह गए तो फैमिली फिनिश हो गई, राइट। क्या आप कुछ कर सकते हो? तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन। राइट टू डाई विद डिग्निटी, इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और आप इस अधिकार को एनफोर्स कर सकते हो लिविंग विल बना के। ओके, जहां पर आप वो कंडीशंस मेंशन कर सकते हो जिसमें आपसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। तो मैंने एक कागज पे लिखा कि जी 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, 5% से कम चांस जिंदा रहने का है, मेरा वेंटिलेटर बंद कर देना और मुझे पेन किलर देते रहना, मुझको बिस्तर पे पड़ के सड़ना मंजूर नहीं है। ये लीगली एनफोर्सेबल राइट है, राइट। तो अब देखो, अब 2 चीज़ कर दी आप जी। आज की डेट में भी, जब ऐसी सिचुएशन आती है डॉक्टर्स पूछते हैं आके परिवार से क्या करना है, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि मेरे पापा का वेंटिलेटर बंद कर दो। ये कहना इज वेरी टफ, वेरी टफ, और जो ये बोलेगा वो परिवार का विलेन बन जाएगा जी। बाकी लोग कहेंगे पैसे की पड़ी हुई थी इसको, हाँ, राइट। पर सपोज मैंने एक लिविंग विल बना रखी है, तो मेरा बेटा क्या कहेगा, ये मेरे फादर की आखिरी, राइट। तो उसका मॉरल तो आपने आई एम रिस्पेक्टिंग माय फादर्स पेरेंट्स सेंटिमेंट, राइट राइट, पहली। दूसरा, ये लीगली एनफोर्सेबल है, करेक्ट। आप मतलब मैंने देखा है जैसे ही डॉक्टर को बताता है ना लिविंग विल है, उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? अभी तक वो प्रोलॉन्ग करने में लगे हुए थे, जी 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 जी, है ना। अब क्या कर रहे हैं, रिवाइव करने में। 10 दिन बाद तो बंद करनी है, 3 बीत चुके हैं, 7 में जो मेहनत करनी है कर लो, उसके बाद तो बंद करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो होल ऑब्जेक्टिव चेंजेस ना, एंड यू गिव सच अ पीस टू योर फैमिली एंड टू योरसेल्फ। अगर मैंने अपनी लिविंग विल बना रखी है तो मैं इस बात से तो श्योर हूं ना कि मैं बिस्तर पे पड़ के सड़ूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे रात को नींद अच्छी आती है। तो ये थोड़ा एक आखिरी क्वेश्चन कि ये जो लिविंग विल का, तो इंडिया में तो 2019 के बाद ही अभी ये हुआ, तो
एकदम प्रीलिमिनरी स्टेज पे है ना? हाँ, पर लोग कर रहे हैं नहीं, इसकी 2023 awareness- तक इसको बनाना मुश्किल था, इन्फोर्स करना मुश्किल था। अच्छा, तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड ऑर्डर दिया, ओके, जहां पर इसका क्रिएशन इजी कर दिया, नोटरी करके वैलिड हो गया, ठीक है। और इसको एनफोर्स करना। इसका असली प्रॉब्लम है जब वो सिचुएशन आ जाए हम्म। तो क्या चेक्स एंड बैलेंस होंगे जब मशीन बंद करी जाए। अच्छा, वो भी इजी कर उसका दिया। गाइडेंस भी क्लियर है। और फॉर्चुनेटली इंडिया में एक ही स्टेट है जिसने इसके कस्टोडियन अपॉइंट कर दिए, और वो है महाराष्ट्र। क्या बात है? महाराष्ट्र में 280 कस्टोडियंस है अक्रॉस महाराष्ट्र, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपॉइंटेड है। आप लिविंग विल बनाओ, नोटरी कराओ और कस्टोडियन पे रखवा दो। अब अरे वो वाह। कस्टोडियन लेके जाएगा हॉस्पिटल क्या कागज, बात है? तो अब उसकी लीगल वैलिडिटी कितनी बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में। सुपर सुपर फैंटास्टिक। अदर स्टेट शुड फॉलो, यस, एग्री, कंप्लीटली एग्री। राइट? तो लिविंग विल जरूर बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए दीपक जी, आपने बहुत टाइम निकाला और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्योंकि हमने हमारे काफ़ी फैमिली से इंटरेक्शन से यही सब क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर योर एक्सपर्ट गाइडेंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस एंड फॉर योर गाइडेंस। हम अभी आने वाले दिनों में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका डिटेल में आप सेमिनार कंडक्ट कीजिए, पर्सनल 1-to-1 का। sure. तो प्लीज़ हेल्प अस टू रिश्तों की पूंजी हमारी बरकरार रहे। थैंक यू थैंक यू सो मच।